हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉर्मैलिटी। व्हाट इज़ नॉर्मैलिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of the solution. It is the number of gram equivalents of the solute dissolved in 1 liter of the solution. Means ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं हम? ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो अब हमें गिवन मास दिया हुआ होगा, मान लीजिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट मास अलग तरीके से निकालते हैं, बेसिस के लिए अलग से निकालते हैं और सॉल्ट्स के लिए अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एसिड्स? फॉर एसिड्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय में बेसिसिटी। मोलर मास बाय में बेसिसिटी। अगर हम मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा एसिड्स का। अब मोलर मास हमें पता है, लेकिन बेसिसिटी क्या होती है वो हमें नहीं पता। तो चलिए सीखते हैं बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी होती है कि कितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं एसिड के अंदर। जितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं किसी गिवन एसिड के अंदर, वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल HCl के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही हमारा आयनाइजेबल H है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। Similarly, in case of H2SO4, the basicity is 2 because there are 2 ionizable H। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिसिटी कैलकुलेट करके फिर हम मोलर मास को यदि बेसिसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, और इक्विवेलेंट मास को हम इस फॉर्मूला में यदि पुट कर दें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई एसिड्स की। अब हम बात करते हैं बेसिस की। फॉर बेसिस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलर मास बाय में एसिडिटी। अब जैसे बेस की एसिड की बेसिसिटी थी, वैसे ही बेस की क्या होती है? एसिडिटी होती है। एसिडिटी किसको बोलते हैं किसी बेस की? द नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द बेस। जिस बेस के अंदर जितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, वो उस बेस की क्या कहलाएगी? बेसिसिटी कहलाएगी। तो NaOH के अंदर कितने आयनाइजेबल हैं? 1। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसकी बेसिसिटी कितनी, एसिडिटी कितनी है? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 आयनाइजेबल OH प्रेजेंट हैं। तो हम किसी बेस की कैलकुलेट कर सकते हैं एसिडिटी, और उस एसिडिटी से यदि हम मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं, मोलर मास बाय एसिडिटी कर दें यदि हम, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास से हम अगेन नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन थर्ड टॉपिक इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास फॉर सॉल्ट्स। हमें पता है सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स के अंदर कैटायंस और एनायंस होते हैं। तो किसी सॉल्ट का यदि हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके मोलर मास को डिवाइड करना होगा बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। कैटायन के ऊपर जो टोटल चार्ज है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा कि कितना यूनिट इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कैटायन पे, और वो हमें यहाँ पे पुट करके उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें तो इसमें Na पॉजिटिव होता है, तो 1 यूनिट इसमें हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मोलर मास कितना है? 58.5 है। तो डिवाइडेड बाय अगर हम उसको 1 करें तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास आया वो कितना आ गया? 58.5 ही आ गया। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ Na2CO3, इसके अंदर हमारे पास 2 Na प्रेजेंट हैं। तो एक Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 Na पे कितना हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका मोलर मास कितना है? 106। तो डिवाइड किया इसको 2 से, तो दैट इज़ इक्वल टू 53। तो यानी कि इसका हमारे पास इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 53। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 106 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया
2 क्या है, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स के लिए भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं और उस इक्विवेलेंट मास की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी पे, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन ग्राम्स इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.2 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें यूरिया का मास निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। कितना मास हमें चाहिए यूरिया का ताकि हम क्या बना सकें, 2.5 kg एक सॉल्यूशन बना सकें यूरिया का जिसकी मोलैलिटी कितनी हो, 0.25 हो। क्या मतलब, दोबारा से सुनिए, हमें यूरिया का मास निकालना है ग्राम्स में ताकि हम 0.25 मोलैलिटी वाला एक सॉल्यूशन बना सकें। और कितना बनाना है वो सॉल्यूशन, हमें 2.5 किलोग्राम बनाना है। ठीक है, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना यूरिया चाहिए और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए, 0.25। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और इसका अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये गिवन है मोलैलिटी 0.25 मोलल। इसका मतलब क्या है, आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है और मोलैलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास के बराबर होते हैं। ठीक है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट के बराबर होती है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर हमारा मान के चलें कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो 1 किलोग्राम है तो हमारी जो मोलैलिटी है वही हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगी। देखिए मैं इसको समझाती हूँ, लिखती हूँ यहाँ पे। देखिए क्या है, हमारी मोलैलिटी किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स N से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय में मास ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम यहाँ पे W लिख लेते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, किलोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जैसे अब इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हमारी मोलैलिटी कितनी दी हुई है, 0.25 मोलल। अगर हमारा वेट 1 किलोग्राम है तो हमारे को मोलैलिटी दी हुई है, कितनी है मोलैलिटी, 0.25। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी तो वेट को इधर ले जाके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, 0.25 हो जाएंगे। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये 0.25 कहाँ से आया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय में मोलर मास के बराबर होते हैं। गिवन मास हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, और मोलर मास कितना है, 60 है। तो हमने यहाँ से एक एक्स कैलकुलेट किया तो एक्स कितना आ गया, 15 ग्राम आ गया। यानी कि 15 ग्राम हमें यूरिया चाहिए ताकि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकें जिसकी मोलैलिटी 0.25 हो। लेकिन आपको ध्यान होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 0.25 मोलैलिटी है ये किस में है, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में है। ठीक है, जब हमने सॉल्वेंट कितना लिया, 1 किलोग्राम लिया, मास ऑफ द सॉल्वेंट हमने लिया था ना 1 किलोग्राम, डिवाइड किया था उसको 1 किलोग्राम से। चलिए, तो यानी कि ये 15 ग्राम हमारे 1 किलोग्राम में है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है 2.5 किलोग्राम्स के अंदर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब हमें 2.5 किलोग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए 15 ग्राम हमारे पास यूरिया आया था और हमारा सॉल्वेंट का मास कितना था, 1000, और तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 1000 + 15 दैट इज़ इक्वल टू 1015 ग्राम्स। अब 1015 ग्राम्स के अंदर हमारे पास यूरिया कितना है, 15 ग्राम्स। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 15/1015 ग्राम्स। एंड हमें कैलकुलेट किसके अंदर करना है, हमें कैलकुलेट करना है 2.5 किलोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक है, 2500। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 36.9 ग्राम्स। यानी कि हमें 36.9 ग्राम्स यूरिया चाहिए ताकि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकें जिसकी मोलैलिटी हमारे पास कितनी हो,
मोलैलिटी 0.25 हो और 2.5 kg उसका हमें बनाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं हम। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 10% HCl सॉल्यूशन इफ़ द डेंसिटी इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या करना है, एक HCl सॉल्यूशन की 10% HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है और हमें उसकी डेंसिटी दी हुई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी कभी आपको 10% HCl इस तरीके से कुछ परसेंटेज दी हुई हो, इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, जैसे हमें मान लेना है उस केस के अंदर कि हमारा टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम्स है, और मास ऑफ दी जो भी हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूट दिया हुआ है उसका मास उसकी परसेंटेज के इक्वल हो गया, जैसे 10 ग्राम्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो कितना हो गया, 100 ग्राम्स, और मास ऑफ HCl कितना हो गया, 10 ग्राम्स। तो सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है उसका मास कितना हो गया, 90, 100 माइनस 10 करके हमने निकाल लिया। अब एक बात और है यहाँ पे, ठीक है, मैं बताऊँगी वो यहीं पे आपको। देखिए यहाँ पे आपको 10% दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये एक्चुअली वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, ठीक है। कई जगह पे ये सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पर हम जो है मास ऑफ द सॉल्यूशन की बजाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होना चाहिए था कि ये वेट बाय वेट सॉल्यूशन है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मास ऑफ HCl 10 ग्राम है, और मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम्स। तो अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी किसके बराबर होती है हमारे पास, गिवन मास बाय में मोलर मास इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। गिवन मास कितना है, 10 ग्राम्स, मोलर मास कितना होता है HCl का, 36.5 इंटू में 1000। लेकिन मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें V नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब V कैसे निकाल लेंगे हम, V को निकालने के लिए हमें डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो डेंसिटी कितनी थी, 1.06, मास कितना है, 100। तो V यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V किसके बराबर आ गया, 100 बाई 1.06। तो इस V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 10 बाई में 36.5 इंटू में 1000 इंटू में, और नीचे हमने किया 100 और 1.606 ऊपर आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली है, मोलैरिटी निकाल ली है, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी आई, 2.9 मोलर, ठीक है। अब हम मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी होता है गिवन मास बाय में मोलर मास इंटू में 1000 बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही हैं। हमारा गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना है 36.5 और 1000, और मास ऑफ द सॉल्वेंट स्टार्टिंग में जो हमने कैलकुलेट किया था 90, ये वो है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल गई है, मोलैलिटी निकल गई है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी हमने कैसे निकाल लिया, आपने समझ गए होंगे अब। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम है, देखिए सेम। हमारे पास 15% H2SO4 सॉल्यूशन है, उसकी हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और हमें उसकी डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम, ये भी वेट बाय वेट सॉल्यूशन है हमारे पास। तो हमारे पास हमने क्या कहा कि फिर 100 ग्राम्स मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया, 15 ग्राम्स। मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 100 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 85। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो यहाँ से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम आ गया 100 बाय 1.84। तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास 15 बाय में मोलर मास दैट इज़ 98 इंटू में 1000 और बाय में वॉल्यूम पुट किया, तो हमारी यहाँ पे मोलैरिटी पता चल गई। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी में वही सेम चीज़, बस यहाँ पर हमने 85 पुट किया है, क्योंकि 85 क्या है हमारा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी दैट इज़ इक्वल टू 1.8 m, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैलिटी और मोलैलिटी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। चलिए अब और भी कई सारे तरीके हैं हमारे पास कंसंट्रेशन को मेजर करने के। तो सबसे पहला तरीका उसमें हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है,
मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, कह रहे हैं हम उसकी स्ट्रेंथ 20 ग्राम्स पर लीटर है, तो इसका मतलब कि 20 ग्राम्स उस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास, इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या सिंपली इसको हम सी से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर लीटर होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है मास परसेंटेज, ठीक है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको कहा था कि कुछ सॉल्यूशंस के अंदर कि वेट बाय वेट होता है, इसका मतलब क्या होता है मास परसेंटेज का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 15% H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका मतलब 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डिज़ोल्व किया है 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, वो होती है हमारे पास मास परसेंटेज। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, और उनके मासेस हैं MA और MB। तो अगर हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो A की, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ A बाय में मास ऑफ A प्लस में मास ऑफ B, ठीक है। अब मास ऑफ A क्या होता है, MA, और मास ऑफ B क्या है हमारे पास, MB, ठीक है, इनटू में 100। तो ये हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगी A की। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास परसेंटेज B की निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल होगी, MB अपॉन MA प्लस MB। MA प्लस MB वही सेम चीज़ मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो इनटू में 100। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 20 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है, जिसको हमने 400 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है, हमें मास परसेंटेज निकालनी है ग्लूकोज की। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें 20 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज का मास है, और हमारे पास सॉल्वेंट यानी कि हमारा वाटर, उसका मास कितना है 400 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 420। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास परसेंटेज ग्लूकोज की कैलकुलेट करनी है। तो मास परसेंटेज निकालने का कैसा फॉर्मूला होता है, जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास बाय में टोटल मास इंटू 100। तो ग्लूकोज का मास कितना है 20, तो ये आ गया हमारे पास 20 बाय में टोटल मास कितना है 420 इंटू में 100। तो हमारी मास परसेंटेज कितनी आ गई ग्लूकोज की, 4.76%। तो इसी तरीके से हम वाटर का मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। अगर हमें वाटर का मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 400 बाय में 420 इंटू में 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मास परसेंटेज वाटर का भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सेम मास परसेंटेज जैसा, बस यहाँ पे हम मास की जगह वॉल्यूम की बात करेंगे। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लीजिए वही सेम चीज़, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, उनके वॉल्यूम है VA एंड VB रिस्पेक्टिवली। तो वॉल्यूम परसेंटेज A का किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ A बाय में टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ B बाय में VA प्लस VB, जो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखिए इसके अंदर क्या है, इफ़ 20 ml ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 60 ml ऑफ वाटर देन फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 ml, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कितना है 60 ml। तो हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूट की, कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ दी हमें सबसे पहले ऊपर लेना होगा सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय में टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा, 60 + 20 दैट इज़ 80। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 80 से इंटू में 100 दैट इज़ इक्वल टू 25%। तो इसी तरीके से अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 60/80 इंटू में 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालनी आ गई है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल फ्रैक्शन that we will discuss in the next video. Thank you.